Hello everyone, welcome back to GK Exemplified. So friends, let's continue our discussion on geography and आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स खत्म करेंगे एंड पहले लेट्स डिस्कस व्हाट आर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. सो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो अर्थ का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है अर्थ का, अर्थ के क्रस्ट का, उसमें चेंज लाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन बिल्डिंग, it leads to creation of new mountains on the surface of the earth. It's a geomorphic process. Okay. For example, landslides, ठीक है, volcanism, all these are geomorphic processes. अब geomorphic processes दो तरह के होते हैं. First is endogenetic processes and second is exogenetic processes. एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस वो हैं जो अर्थ के सरफेस के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, ठीक है, वोल्केनिज्म, ये एंडोजेनेटिक प्रोसेस होंगे. और एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस होंगे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आती हैं. फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड्स, ओके, या फ्लडिंग के कारण कोई चेंज है. इन प्रोसेसेस के लिए देयर आर डिफरेंट एजेंट्स वो चीजें हैं विच एक्चुअली ब्रिंग अबाउट द चेंज. फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड्स आर बिकॉज ग्रेविटी पुशेस और ग्रेविटी पुल्स रॉक्स डाउन. ठीक है. रनिंग वाटर जो है, इट ऑल्सो लीड्स टू लैंडस्लाइड. विंड इज ऑल्सो एन एजेंट. सो ये होंगे एक्सोजेनेटिक एजेंट. ठीक है. और जो एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं, इनके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? जैसे हमने देखा प्लेट टेक्टोनिक सपोज है, तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? कन्वेक्शनल करंट्स एग्जिस्ट करते हैं. अर्थ की रोटेशन की वजह से कुछ फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं. टाइडल फ्रिक्शन की वजह से, जो टाइड्स हैं उनके फ्रिक्शन जो अर्थ के सरफेस के साथ में होती है, उसकी वजह से देयर आर सर्टेन चेंजेस. प्राइमोर्डियल हीट, रेजिडुअल हीट जो है फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रिएशन ऑफ अर्थ, वो भी एक हीट एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से देयर आर चेंजेस. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस. नाउ एक टर्म है यहाँ पे डायस्ट्रोफिज्म. ठीक है. और डायस्ट्रोफिज्म को डिफाइन हम इस तरह से करते हैं कि कोई भी प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस को, अर्थ की क्रस्ट को मूव करता है, एलिवेट करता है या बिल्ड करता है. फॉर एग्जांपल माउंटेन्स बिल्ड होते हैं, प्लेट्यूज बिल्ड होते हैं, प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं. ऑल दीज प्रोसेसेस आर डायस्ट्रोफिक प्रोसेसेस. ठीक है. एंड इट लीड्स टू ओरोजेनी, विच इज बेसिकली माउंटेन बिल्डिंग. ओरो वर्ड जब भी आएगा, इट वुड बी रिलेटेड टू माउंटेन्स ओनली. हम आगे पढ़ेंगे अबाउट ओरोग्राफिक रेनफॉल, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ माउंटेन्स कमिंग इन द पाथ ऑफ क्लाउड्स. ठीक है. एपेरिजोनी इज मोस्टली रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट बिल्डिंग. ठीक है. अर्थक्वेक्स वी नो, प्लेट टेक्टोनिक्स वी ऑलरेडी नो. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड एज डायस्ट्रोफिक प्रोसेसेस. ठीक है. एक और चीज जो यहाँ पे इंक्लूड होती है, दैट इज वोल्केनिज्म, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में काफी एक्सटेंसिवली पढ़ा है. सो वोंट बी डिस्कसिंग दैट. अब दूसरा जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस आता है, दैट इज एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस, एंड दीज आर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है. एंड लेट्स स्टडी अबाउट दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स. एंड जस्ट लाइक जो एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस थे, दे डेवलप देयर एनर्जी फ्रॉम underneath the surface of the earth through radioactive decay of the elements of the earth. जो exogenetic process है, they derive their energy from the atmosphere, और mostly जो energy है that comes from the sun. अब exogenetic processes को denudational processes भी कहा जाता है. और denudational processes वो processes होते हैं which lead to erosion, weathering, which lead to destruction of Earth's relief. ठीक है. अर्थ के सरफेस पे जो चीजें जैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं. कुछ चीजें बह जाती हैं, कुछ चीजें अपनी जगह से हिल जाती हैं. एंड अल्टीमेटली ये डायग्राम के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज डेनुडेशनल प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग है. सपोज एक रॉक है, तो थ्रू एक्शन ऑफ वाटर, एयर, ठीक है, टेम्परेचर, इस रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, दे स्टार्ट ब्रेकिंग. कुछ छोटी रॉक्स बनेंगी. एंड this process of breaking of a large rock, of a large structure into smaller ones is known as weathering because of action of water, air, etc. और ये जो water, air वगैरह हैं, these are known as denudational agents. ठीक है. अब यही मटेरियल जब ट्रांसपोर्ट होगा
ठीक है, सो दैट वुड बी नोन एज इरोजन। और एक पहाड़ी से सपोज ये मटेरियल नीचे आएगा अगर, दैट वुड बी नोन एज अ मास मूवमेंट। और फोर्सेस क्या क्या है जो वेदरिंग के लिए फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस। ठीक है, मास मूवमेंट के लिए देर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि लैंडस्लाइड्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज रॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल दे आर बीइंग पुल्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर उनको जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, दे वुड डेफिनेटली फॉल। ठीक है, इरोजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यू नीड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी दैट वन गेन्स बिकॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर ट्रांसपोर्ट्स अ रॉक टू फ्रॉम वन प्लेस टू सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पे एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो वाटर इज बीइंग यूज्ड। और फैक्टर्स क्या क्या चेंज लाते हैं डेनुडेशनल प्रोसेसेस में, ग्रेविटेशनल फोर्स हमने देखा, प्रेसिपिटेशन, हैवी रेनफॉल होगा तो उसके कारण वेदरिंग भी इंक्रीज होगा, सॉइल इरोजन भी हैवी रेनफॉल के साथ कारण बड़ा होता है, लैंडस्लाइड ज्यादा होता है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा और कम होगा उसके कारण रॉक का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपैंड और कंप्रेस होगा बार बार, जिसके कारण उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको कहते हैं वेदरिंग। एंड फाइनली इट वुड बी ट्रांसपोर्टेड। और टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, अब जो हाईली क्रिस्टलाइज्ड रॉक होगी दैट वुड ब्रेक मच मोर स्लोली, मच मोर हार्डली एज कंपेयर टू अ रॉक दैट इज नॉट दैट क्रिस्टलाइन और उतनी हार्ड नहीं है। ठीक है, so these are the important factors. Now let's discuss the weathering. ठीक है, so weathering as I've said it is basically rock का टूटना। एक बड़ी रॉक है, इसका टूटना to form with small rocks, rock particles. ठीक है, this is known as weathering. अब ये दो तरह से होती है, एक इन सीटू, एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है कि जहां पे रॉक एग्जिस्ट कर रही है वहीं पे जाके उसका टूटना। एक्स सीटू होगा कि रॉक वहां से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जाए और वहां पे उसका टूटना। ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है आपको इसमें ज्यादा। अब टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग होती कैसे है, किस क्या एजेंट कौन सा काम कर रहा है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। ठीक है, सबसे पहले देयर इज केमिकल वेदरिंग। लेट्स सी व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन केमिकल वेदरिंग। सो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो रॉक है दैट इज मिक्स्ड इन अ लिक्विड, सपोज दैट कैन बी वाटर और कोई एसिड हो सकता है, और यहाँ पे आने के बाद ये ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन है, और लाइमस्टोन एसेंशियली मींस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये वाटर के साथ मिलके इट डिसइंटीग्रेट्स, सॉल्युबल बन जाता है, जिसके कारण रॉक का जो है स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा और उसकी वेदरिंग हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का मतलब है कि जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयंस होंगे एक रॉक में, वो बाकी एलिमेंट्स के साथ में जो मिनरल्स अवेलेबल होंगे सराउंडिंग में उनके साथ रिएक्ट करते हैं और रॉक का स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से देयर एग्जिस्ट वेदरिंग। थर्ड इज हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन का मतलब ये है कि रॉक में केमिकली वाटर की एडिशन हो जाती है, जिसके कारण देयर इज एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, जिसके कारण रॉक बार बार बड़ी होती है, छोटी होती है, और इस प्रोसेस में कुछ पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जिसको हम जानते हैं एज वेदरिंग। एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो नेक्स्ट इज द फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। और फिजिकल वेदरिंग में एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है रॉक के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रॉक है, इसके ऊपर अगर कंप्रेशन आएगी ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी अगर एक रॉक को पुल कर रही है दैट लीड्स टू स्ट्रेन। ठीक है, और इसके कारण डिसइंटीग्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इसके कारण जो रॉक का स्ट्रक्चर है वो भी एक्सपैंड और कंप्रेस होता है, और बार बार एक्सपेंशन और कंप्रेशन से डिसइंटीग्रेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ऑब्वियसली जब एक सपोज कोई रॉक है वो -डिग्री टेम्परेचर में अगर होगा इट विल फ्रीज, एंड थोड़ी देर के बाद जब गर्मी बढ़ेगी इट विल थॉ। तो कंप्रेशन, और हम जानते हैं कि आइस जो है दैट समथिंग दैट फ्रीजेस दैट एक्सपैंड्स। ठीक है, और जब बार बार ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन होगा इट विल अगेन लीड टू वेदरिंग। और अनदर थिंग इज सॉल्ट वेदरिंग। अब ये है कि जो रॉक्स के अंदर सॉल्ट होते हैं ये एक्सपैंड और कंप्रेस करते हैं, जिसके कारण रॉक्स का स्ट्रक्चर जो है वो अल्टीमेटली बिगड़ जाता है, एंड इट लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ
पार्टिकल्स ऑफ द रॉक्स। अब एक और चीज जो इफेक्ट करती है दैट इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ये एक रॉक है और इसके ऊपर एक पेड़ उगा हुआ है। पेड़ के जो रूट्स हैं दे आर अल्टीमेटली चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, क्योंकि वो अंदर ज्यादा घुस रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसके कारण रॉक का जो है इट विल लूजन अप। और अगर कोई एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे आएगा तो इरोजन के चांसेस बढ़ेंगे। सेकेंडली फॉर एग्जांपल सम एनिमल्स आर देयर, वो रॉक के अंदर अपने घर बनाते हैं, होल्स बनाते हैं, बरोज बनाते हैं, और इसके कारण ऑल्सो देयर इज वेदरिंग। और अल्टीमेटली इंसान तो है ही, हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, जिसके कारण रॉक का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू वेदरिंग। अब वेदरिंग ऐसा नहीं है कि it's totally a negative thing. Weathering is a very natural process और soil formation की first stage में this is the very basic process. अगर suppose alluvial soil क्या है? Alluvial soil is basically the rocks that are brought down by rivers. और rivers rock तभी लाएंगे जब there would be weathering in the upper slopes. अगर mountains में weathering होगी तभी तो जाके plains में soil आएगी, ठीक है? And it also leads to enrichment. अब enrichment का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉक है जिसमें एट प्रेजेंट 50% कोई एक मिनरल है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 50% यहाँ पे आयरन है, ओके। अब वेदरिंग हुई और इस रॉक का लेट से 30% पोर्शन वेदर हो गया, और जिसमें से आयरन बचा, यहाँ पे आयरन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसके कारण, क्योंकि majority of the rock is lost, और आयरन जो मेटल, जो मिनरल है, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इकोनॉमिकली, दैट इज concentration increases as compared to the whole of the rock, ठीक है? This process of increase in concentration of a mineral due to weathering, ठीक है, is known as enrichment. I hope this is clear to you. Enrichment से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So this was about weathering. अब next topic is about mass movement, ठीक है? So basically what mass movement is कि अगर सपोज माउंटेन की स्लोप्स हैं, यहाँ से बहुत बड़े बड़े लैंड या बोल्डर्स नीचे आ रहे हैं, रॉक के डिब्री नीचे आ रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है मेजॉरिटी, बाकी ही काम करेंगे, और अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो देन इट वुड नॉट हैपन। फॉर एग्जांपल पहाड़ों में ही लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं? कभी सुना है कि प्लेन में ही लैंडस्लाइड हुआ है? क्यों? क्योंकि देयर इज ग्रेविटी वर्किंग ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स। अब कॉजेस क्या होती हैं? सपोज पहाड़ी की जो स्लोप है वहां पे सपोर्ट थी जो होल्ड कर रही थी, उसको हटा दिया गया, फॉर एग्जांपल ड्यू टू रोड कंस्ट्रक्शन। अगर स्लोप का ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाए फॉर सम रीजन, ओवरलोडिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल रेनफॉल हो रहा है काफी ज्यादा और पानी के कारण जो रॉक्स का वेट है वो बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया है, दिस वुड आल्सो बी अ कॉज, और ग्रेविटी के अपना काम करेगी, जो सपोर्ट है वो संभाल नहीं पाएगी एंड इट विल अल्टीमेटली फॉल डाउन। सडन मूवमेंट, earthquakes हो सकती हैं, explosions हो सकती है for developmental activities, ठीक है? And again I told you heavy rainfall या spill out from rivers, ठीक है? So अब इसमें included क्या होता है? landslides होंगे, then avalanches होंगे, mud flows होंगे, okay? So mass movement जो है वो basically दो तरह के होते हैं, they are either slow या फिर rapid। rapid में क्या आएगा? landslides आएगा, avalanche आएगा, या slump होगा। अब slump क्या होता है? So slump is also a form of landslide, और इसमें क्या होता है कि सपोज ये अर्थ की स्लोप है, तो जो मटेरियल यहाँ से नीचे आएगा वो बैकवर्ड रोटेशन में घूमते हुए नीचे आएगा, ठीक है? सो दिस इज द बेसिकली व्हाट स्लम्प मींस, और इससे ये होगा कि आगे जो है मटेरियल का थिकनेस कम होगा और पीछे काफी ज्यादा मटेरियल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? सो आपको बस ये जानना है कि स्लम्प इज अ काइंड ऑफ ए लैंडस्लाइड। और स्लो मूवमेंट्स अगर हम देखें तो एवलांच का भी आपको पता ही है, इट इज स्नो, बेसिकली जो स्नो का लैंडस्लाइड होता है, ठीक है? ऑन द हायर रीचेस ऑफ माउंटेन जहाँ पे काफी ज्यादा स्लो होती है, समटाइम्स स्लो फॉल्स डाउन, ठीक है? उसको कहते हैं एवलांच। अब स्लो मूवमेंट जो है देयर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज क्रीप, काफी ज्यादा स्लो मूवमेंट विदाउट वाटर बीइंग एडेड, ठीक है? कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कोई पोल
टेढ़ा हो जाता है जहाँ पे कुछ रीजन नहीं है उसका टेढ़ा होने का, खासकर स्लोप वाले एरियाज में, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अंडरनीथ जो उसकी सॉइल है वो धीरे धीरे बहुत इतना स्लो मूव करती है, यू कैन एक्चुअली सी और फील इट, बट वो मूव कर रही है जिसके कारण अंडरनीथ जो रॉक है वो हिल जाता है और पोल टेढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पे कोई पानी या बारिश का मौसम जरूरी नहीं है। और दूसरा जो है दैट इज सॉलिडिफिकेशन, और यहाँ पे भी होता यही है कि बहुत स्लो जो मूवमेंट ऑफ रॉक्स होता है, ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल होता है, बट यहाँ पे वाटर एज एन एजेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है between solidification and creep and between slow and rapid movements. So next is erosion. जैसे मैंने बताया कि रॉक वेदर हुई, रॉक के छोटे छोटे हिस्से हुए एंड दे द रॉक डिसइंटीग्रेटेड। अब इसके बाद ये जो डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स हैं दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर एरियाज, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। और सॉइल इरोजन का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। एंड एजेंट इसके क्या है, विंड हो सकता है, रनिंग वाटर हो सकता है, ठीक है, या ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। ग्लेशियर्स आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट एजेंट, जस्ट लाइक वेदरिंग दे आर आल्सो डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सॉइल, एंड सॉइल के लिए सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है कि सॉइल इज अल्टीमेटली अ रिजल्ट ऑफ डिके और डिसइंटीग्रेशन। रॉक जो डिसइंटीग्रेट होगी तो उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स क्रिएट होंगे वो मिलकर सॉइल बनाएंगे, ठीक है। या फिर जो एनिमल एंड प्लांट्स व्हेन दे डाई एंड देयर बॉडी डिकेज इन द ऑन द सरफेस, उसके जो एलिमेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बॉडी के हमारे बनेंगे दे विल आल्सो बी पार्ट ऑफ सॉइल, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पेडोजेनेसिस and study of soil is known as pedology, okay। and soil बनती कैसे है, वेदरिंग होगी, उसके बाद इरोजन होगी, इरोजन के बाद जब डिपोजिशन होगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉइल बनेगी, और जब सॉइल डिपॉजिट होगी वहां पे कुछ बैक्टीरिया, एल्गी, जो बेसिक स्पीशीज हैं, बेसिक एनिमल्स हैं, बेसिक लाइफ फॉर्म्स हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे, जिसके बाद में देयर विल बी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मरने के बाद दे डिके एंड दे लीड टू क्रिएशन ऑफ ह्यूमस व्हिच विल प्रोवाइड नेसेसरी मिनरल्स टू द सॉइल। उनकी वजह से देयर विल बी मोर एक्यूमुलेशन ऑफ प्लांट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स, जो डिके होने के बाद सॉइल को और फर्टाइल बनाएंगे। क्या चीजें डिसाइड करती हैं कि सॉइल कैसी बनेगी, सॉइल के फीचर्स क्या होंगे। पहला तो होगा पेरेंट सॉइल। फॉर एग्जांपल पेरेंट सॉइल अगर बेसाल्टिक सॉइल है वहां पे ब्लैक सॉइल बनेगी। पेरेंट सॉइल अगर सेडिमेंट्री सॉइल है तो ज्यादा चांसेस है कि वहां पे एल्युवियल सॉइल बनेगी, ठीक है। किस मटेरियल का वो बना है उससे डिसाइड होगा कि सॉइल किस तरह की सॉइल एग्जिस्ट कर रही है, वहां पे फिजिकल फीचर्स क्या है, उससे सॉइल की क्वालिटी डिटरमाइन होगी, सॉइल की थिकनेस डिटरमाइन होगी, सॉइल की टेक्सचर डिटरमाइन होगा, इरोजन उसी के हिसाब से डिसाइड, जिसकी वजह से सॉइल का अल्टीमेटली फीचर्स डिसाइड होंगे। नेक्स्ट इज क्लाइमेट और मॉइस्चर और टेम्परेचर जो है अल्टीमेटली दे डिसाइड कि सॉइल में कितने प्लांट्स होंगे, कितने एनिमल्स होंगे, कितनी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, देन सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन कितना होगा, जो अल्टीमेटली डिसाइड करते हैं कि सॉइल किस तरह की होगी, ओके। देन ऑब्वियसली बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमने डिस्कस कर ही लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज टाइम, बिकॉज टाइम अलाउज कि ये जितने बाकी सारे फैक्टर्स हैं दे वर्क एफिशिएंटली, ठीक है। सो जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना सॉइल का स्ट्रक्चर सही होगा, उतना उसको मॉइस्चर सही होगा, उतना उसमें प्लांट एंड एनिमल एक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसके कारण सॉइल का नेचर भी ज्यादा एनरिचिंग हुआ। सो दिस वाज अबाउट सॉइल फॉर्मेशन। Now next is about different types of landforms. Okay, so landforms are basically formed due to weathering and erosion. हमने देख लिया जब rocks weather होंगे और erode होके कहीं जाके deposit होंगी, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में variety of landforms would be created. So different agents of weathering and erosion जो हैं they will also create different landforms. और for example हम अगर running water की बात करें तो running water कहाँ पे से आएगा, एक rivers हो गया, ठीक है, या waves हो गया। तो ये अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिवर जो है उसकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। पहली जो स्टेज होती है उसको कॉल एज यूथफुल स्टेज, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज
it creates a lot of landforms. For example, there is V shaped valley, waterfall होते हैं, plunge pools होते हैं, ठीक है, क्योंकि रिवर जो है वो माउंटेन्स के थ्रू जा रहा है और माउंटेन्स को कट करते हुए जा रहा है, तो वहां पे वी शेप्ड वैलीज बनेंगी, ठीक है, एज कैन बी सीन इन द माउंटेन रेंजेस ऑफ एरियाज लाइक पीर पंजाल एंड चिनाब वैली, ओके, वहां पे गॉर्जेस बनेंगी. अल्टीमेटली दिस इज हाउ वी शेप्ड वैलीज एग्जिस्ट, ठीक है. पहले रिवर ऐसे जा रहा है, बट धीरे धीरे ओवर टाइम ये रॉक्स जो है ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगी और वी शेप वैली इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रिवर जो है वो नीचे नीचे ज्यादा जाएगा बिकॉज ऑफ वेदरिंग प्रोसेस. वो जो वैली बाद में क्रिएट होगी ऊपर, दैट वुड बी वी शेप वैली, ठीक है. एंड देन उसके बाद में रिवर कम्स इनटू इट्स मैच्योर स्टेज, जहां पे इट लीड्स टू मियांडरिंग वाइडर फ्लड प्लेन्स, ठीक है. अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? झेलम रिवर. अगर झेलम आप देखिए श्रीनगर के थ्रू कैसे निकलती है, मियांडर्स अलॉन्ग, ठीक है. दिस इज व्हाट मियांडरिंग इज ऑल अबाउट. रिवर जो है वो अपना पाथ सर्पेंटाइन पाथ बनाती रहती है, और ये क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स. और जहां सॉफ्ट रॉक होगी वहां पर रिवर कट करके निकल जाएगा और हार्ड रॉक से बचते हुए इस तरह की शेप बन जाएगी. अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सपोज ये पहली शेप थी, अब धीरे धीरे रिवर जो है वो यहाँ पे कट करता रहा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों एज जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है. और जो ये वाटर एडिशनल वाटर चैनल जो था ये अलग हो जाएगा, एंड देन दिस वुड बी नोन एज ऑक्सबाउ लेक, ठीक है. सो ऑक्सबाउ लेक जो है इट इज रिजल्ट ऑफ मियांडरिंग एंड देन कटिंग अप ऑफ अ चैनल दैट मियांडर्ड टू फॉर, ठीक है. अगर मैं बेसिकली डिफाइन करूँ इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा, ओके. सो मैच्योर स्टेज में मियांडरिंग होती है, फ्लड प्लेन्स वाइडर होना स्टार्ट हो जाते हैं, इरोजन कम हो जाती है, वाटरफॉल्स ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते. सो ये तो मैच्योर प्लेस स्टेज. नाउ थर्ड इज ओल्ड स्टेज, ठीक है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेल्टास क्रिएट होते हैं और मियांडरिंग और भी होगी, ठीक है. देन ऑक्सबो लेक काफी सारी क्रिएट होंगी और ब्रेडेड चैनल्स बनेंगे, ठीक है. ब्रेडेड चैनल्स की डायग्राम आप ये देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र का ब्रेडेड चैनल है, और उसमें रिवर जो फ्लो करती है वो जस्ट लाइक अ ब्रेड, छोटी की तरह डिफरेंट चैनल्स एक दूसरे के में मर्ज होते रहते हैं, एंड दिस ब्रीडिंग इज क्वाइट प्रेवलेंट इन द लेटर स्टेजेस और ओल्ड स्टेजेस ऑफ अ रिवर, ठीक है. फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र का जो ब्रीडिंग चैनल है, सोन का ब्रीडिंग चैनल है. सो दीज आर क्वाइट फेमस. अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता था कि जब एक सपोज वाटरफॉल एग्जिस्ट कर रहा है इन द यूथफुल स्टेज, वाटर जब नीचे आएगा तो यहाँ पे इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ पंच पूल्स का क्रिएशन होगा, और यूथफुल स्टेज में ही यहाँ पे जो वाटर रॉक्स के थ्रू ऊपर नीचे होते हुए जाएगा टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रैपिड्स, जहाँ पे अगर आप देखें तो रिवर राफ्टिंग वगैरह काफी फेमस होती है इन द एरिया, वहां पे रैपिड्स क्रिएट होते हैं, व्हर्लपूल टाइप के क्रिएट होते हैं, ओके. So these are all the terms that are linked with different stages of river. They can be asked. So friends, next is depositional landforms जो river action की वजह से produce होंगे. So पहला यहाँ पे alluvial fan है. So alluvial fan तब create होते हैं जब suppose यहाँ पे एक river आ रहा है, and this river जो steep slope है young phase से एक mature phase में घुसता है, जहाँ पे gradient slope जो है वो उतनी steep नहीं है, and जो यहाँ पे एक हाई सेडिमेंट लोड, हाई रॉक्स वगैरह जो ये लेके आ रहा है, वो इस जेंटलर स्लोप पे सर्वाइव मूव नहीं कर पाती, और अल्टीमेटली यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है. एंड दिस पोर्शन इज नोन एज एलुवियल फैन. एंड अनदर सच डिपोजिशनल लैंडफॉर्म इज डेल्टास. और डेल्टास आर जस्ट लाइक एलुवियल फैंस, बट होता ये है कि डेल्टास आर फॉर्म नियर द सी, जहां पे रिवर जो है वो सी को मिलता है. उस पॉइंट पे जो सेडिमेंट्स रिवर कैरी कर रहा होता है थ्रू आउट इट्स होल जर्नी, वो सेडिमेंट्स समुद्र के अंदर जाते हैं, बट क्योंकि सेडिमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं तो वो समुद्र के अंदर से बढ़ते बढ़ते एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज नोन एज डेल्टा. और डेल्टा आर मोस्टली वेटलैंड्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द amount of cultivation that happens there. For example, Kaveri, Godavari rivers का जो delta है, it is very much known for cultivation of rice
ठीक है। सुंदरबंस जो डेल्टा है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टाज में से एक है सुंदरबन का डेल्टा। एंड जो सुंदरबन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा बनता है वहां पे, ठीक है। सो that is known for its mangroves and the tribal communities and of course the Royal Bengal tiger that resides, that takes habitat over there. Based on कि किस तरह से वो शेप बनेगा, there are a few types of delta and first is Cascade delta, ठीक है। और Cascade delta जो है, it forms this like triangular shape of delta। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है टाइबर रिवर जो इटली में है, ठीक है। और देन नेक्स्ट इज बर्ड फुट डेल्टा। और अगर इसकी आप शेप देखेंगे तो इट अल्टीमेटली इट ब्रांचेस आउट लाइक दिस। ऐसा लगता है किसी बर्ड का एक फुट है। एंड एग्जांपल इसकी है मिसिसिपी रिवर, ठीक है। देन देयर इज आर्कुएट डेल्टा एंड ये इट्स लाइक फैन शेप। अगर आप देखेंगे तो ये फैन की शेप में है। एंड इसकी एग्जांपल है नाइल रिवर। अब ये डेल्टास की डिफरेंट शेप क्यों होती है, इसका रीजन ये है कि सेडिमेंट लोड कितना है रिवर में, ग्रेडियंट क्या है, ओके। देन टाइडल रेंज क्या है, वहां पे रिवर का स्लोप क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। सो ये सब फैक्टर्स हैं विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेल्टा दैट वुड बी फॉर्म्ड। एंड सो दिस वाज अबाउट डेल्टास। नाउ नेक्स्ट वी सी कि जो टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स दैट आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर एक्सेस लगे, ग्राउंड वाटर सिंस इट्स इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्राउंड वाटर क्या ही कर लेगा। बट सी अर्थ के सरफेस के अंदर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड सम रॉक्स के जो मटेरियल होते हैं दे आर सच कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है, ठीक है। लाइमस्टोन जो है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट जो से बना होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है अंडर वाटर, ओके। सो जहां पे सपोज ये रॉक्स थी जहां पे लाइमस्टोन की बनी हुई थी, अब पानी इसके अंदर घुसा एंड इट डिसॉल्व्ड एंड वाटर एस्केप्ड, तो यहाँ पे जो टोपोग्राफी बनी रह जाती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टोपोग्राफी इज नोन एज कास्ट टोपोग्राफी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे दो और चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए, एक है स्टैलेकाइट और दूसरा है स्टैलेग्माइट, ठीक है। कास्ट टोपोग्राफी में केव्स के अंदर जो ऊपर से हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नॉट ए स्टैलेकाइट, एंड जो नीचे से रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज स्टैलेग्माइट, ठीक है। सिंक होल्स बनते हैं ऑब्वियसली जब रॉक के अंदर पानी चला जाएगा और रॉक अंदर से हॉलो हो जाएगा, तो जो ऊपर वाला जो रॉक स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर सकता है, जिसके कारण सिंक होल बन सकते हैं। और छोटा सा सिंक होल होगा उसको सॉलो होल बोलते हैं, ओके। सो इतना ही जानने की जरूरत है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। दे विल आस्क यू कि स्टैलेकाइट और स्टैलेग्माइट किस टाइप ऑफ टोपोग्राफी से रिलेटेड है, सो यू विल नो कि कास्ट टोपोग्राफी से रिलेटेड है, ओके। अब नेक्स्ट जो एजेंट है दैट इज ग्लेशियर। सो ग्लेशियर अगर मैं डेफिनेशन में बताऊं तो एक मास ऑफ आइस, एक शीट ऑफ आइस जो लैंड के ऊपर स्लोली एंड वेरी ग्रेजुअली इट मूव्स, ठीक है। और जब वो मूव करेगा अल्टीमेटली इट हैज सच ह्यूज मास, इतना भारी भरकम वो एक स्ट्रक्चर है, तो वो साथ में एक अपना जो उसके अराउंड जो भी स्ट्रक्चर होगा या नीचे जो भी अर्थ होगा उसको भी इरोड करता हुआ जाएगा, ठीक है। और इस इरोजन से काफी सारे जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं जिनके सिर्फ आपको नाम जानने की जरूरत है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि इरोजनल कौन से और डिपोजिशनल कौन से। देखिए यहाँ पे अगर ग्लेशियर निकलेगा तो जो पीछे बचा हुआ जो लैंडफॉर्म बचेगा दैट वुड बी नोन एज सिर्क, ठीक है। और कोल और हॉर्न जो हैं ये अल्टीमेटली सिर्क के पीछे बचा हुआ जो रीजन है जो हाइट पे बन जाता है, दे आर नोन एज कोल एंड हॉर्न। और एक इंटरेस्टिंग चीज की माउंट एवरेस्ट भी जो ये शेप ट्राइंगुलर शेप जो ऊपर से आती है दैट इज आल्सो बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ ए हॉर्न ओनली, ठीक है। सेम गोस फॉर माउंट ब्लैंक व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द यूरोपियन एल्प्स, ओके। और लैंडफॉर्म यहाँ पे एरीट है, ठीक है। स्पर यहाँ पे कहते हैं जो ये सिरके के साइड वाले बाउंड्री जो वर्टिकल बाउंड्री जो होती है तो सर कहते हैं। और नेक्स्ट टाइप जो होता है, अब जो इरोड हुआ है वो आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा भी, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोरेन्स, ठीक है। सो मोरेन्स बेसिकली ग्लेशियर जहां पे जाके रुका उसके साथ में डिब्री जो भी था जो वहां पे जाके इकट्ठा हो जाएगा,
that would be the final point would be known as the moraine. अब ये moraine का एक और importance ये है कि आपने ग्लेशियर लेक आउटपोस्ट फ्लड के बारे में सुना होगा, ठीक है। और ये ग्लेशियर लेक कब बनती है? जब सपोज यहाँ पे ये मोरेन है और यहाँ से ये ग्लेशियर जो है वो यहाँ पे आगे सिमट के रह गया या ग्लेशियर आगे निकल गया, पीछे यहाँ पे आइस है, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये धीरे धीरे पानी यहाँ पे निकलता जाएगा बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण। और ये मोरेन जो है दिस विल एक्ट लाइक अ नेचुरल डैम, ठीक है। और जब बिकॉज ऑफ लेट्स से अर्थक्वेक या हैवी रेन या लैंडस्लाइड की वजह से ये मोरेन टूटता है, इट लीड्स टू अ वेरी फास्ट वेरी ह्यूज फ्लड, जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ठीक है। और यहाँ पे अगर लैंडफॉर्म्स की बात करें, इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स आर एस्कर, ड्रमलिन, ठीक है। सो आपको बस मैं फिर बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए ये है क्या, ओके। और एक और लैंडफॉर्म जो काफी फेमस है दैट इज फ्योर्ड्स, और ये आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री के जो कोस्ट हैं वहां मिल जाएगा। ये ग्लेशियर जब सपोज मेल्ट होके किसी भी एक कोस्ट लाइन से निकलता है, ठीक है, सपोज यहाँ पहले ग्लेशियर था, ये जब मेल्ट होके बाहर निकल गया उसके पीछे ये आपको एक बे टाइप का मिलेगा विच इज नोन एज फ्योर्ड्स, जो वैलीज होती हैं, बेज होते हैं, जहां पे बाद में कोस्ट सी जो है वो अंदर इंक्रोच कर जाता है। और इस टाइप की कोस्ट लाइन को, तो ऐसी कोस्ट लाइन बनती है, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन, ओके। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। स्कैंडिनेवियन, अगर आप नॉर्वे की कोस्ट लाइन देखिए, स्वीडन की कोस्ट लाइन देखें, वहां पे आपको फ्योर्ड्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज द लास्ट एजेंट दैट वी गोइंग टू स्टडी, दैट इज विंड। हवा भी एज एन इरोजनल एजेंट काम करता है, और हवा कहाँ मोस्टली काम करता है? हवा वर्क्स इन डेजर्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल पेडिमेंट्स। अब पेडिमेंट्स जो होते हैं, सपोज ये माउंटेन है तो इसके आगे जो इसका फ्लोर है, ठीक है, ये रॉकी फ्लोर जो है इसका, ये रॉकी फ्लोर जो इसका होगा जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, उसको हम कहेंगे पेडिमेंट। और जब यहाँ पे क्योंकि वेजिटेशन नहीं है तो इरोजन फास्टर होगी, जब यहाँ पे इरोजन के बाद ये एकदम इंक्लाइन जो था इसका वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन बन जाएगा, तो माउंटेन के आसपास वाला एरिया सारा वुड टर्न इनटू अ डेजर्ट, ठीक है। देन दिस रीजन वुड बी कॉल्ड एज पेडी प्लेन, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट इज प्लायास। सो प्लायास आर बेसिकली जो डेजर्ट के लो लाइंग एरियाज हैं, वहां पे जो डिफ्लेशन होती है, ठीक है, तो उसके कारण जब भी कभी बारिश होगी यहाँ पे, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, और यहाँ पे क्रिएट होता है ओएसिस, और ये जो लेक बनती है इसको कहते हैं प्लाया, ओके। अब यही लेक, अगर काफी बार जो ये प्लायाज होते हैं यहाँ पे काफी सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और जब पानी इवेपोरेट हो जाता है, देन द प्लाया दैट इज लेफ्ट देयर इज नोन एज एल्कलाई फ्लैट्स, ठीक है। ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। और डिफ्लेशन हॉलोज बेसिकली एक डेजर्ट में एक एरिया की एक ही डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रही है विंड की, ठीक है, तो यहाँ का जितना भी सैंड होगा दैट वुड बी ब्लोन अवे, और ये एक हॉलो डिफ्लेशन क्रिएट हो जाएगी विच इज नोन एज डिफ्लेशन हॉलो। एंड उसकी एक इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कतारा डिप्रेशन, ठीक है, जो अराउंड 133 मीटर्स बिलो अर्थ सरफेस, बिलो सी लेवल जाता है, and this is the lowest depression that exists on earth, okay. So next is, this was about erosional landforms. अब depositional landforms की अगर हम बात करें तो depositional landforms क्या होंगे? sand dunes, जो हवा एक तरफ से sand को उठा के ले आएगी, वो कहीं जाके accumulate होंगे, and that is known as sand dunes, ठीक है। और अलग अलग तरह के हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्चन, सीफ, पैराबोलिक, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सो ये अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि बर्चन, सीफ और ट्रांसवर्स लैंडफॉर्म्स क्या हैं। डिटेल आई डोंट थिंक दिस इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, एंड we'll start with climatology and try to finish it as fast as possible. And if you have any doubts, please do comment, and also हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे हम मटेरियल डालेंगे, पीडीएफ नोट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर के भी वहां पे लेंगे आपको, और देयर यू विल आल्सो फाइंड
daily questions that we are putting up on our Telegram channel. Okay, so thank you friends, all the very best.